नमस्कार साथियों, सुपर स्काई क्लासेस पर आप सभी का पुनः स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो जीके और जीएस का कंटिन्यू आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ आप प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको आपकी ज़रूरत की मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पढ़ेंगे, तो इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग वीडियो को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग लाइक और आपका सब्सक्राइब नहीं करे वो लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो आपके पहले प्रश्न में पूछा है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे। तो ये संस्थापक और प्लस उनकी संस्थाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जरूर पूछा जाता है इनसे कुछ ना कुछ। तो आपको बताना है कि अभिनव भारत जो है इसके संस्थापक कौन थे। तो अभिनव भारत के जो संस्थापक थे वो आपके कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, मदन मोहन मालवीय थे, या गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर आपका बीडी सावरकर थे। तो जो लोग इसका आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। यानी बीडी सावरकर जी जो थे वो आपके अभिनव भारत भारत संस्था जो थी इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहिए कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसको उन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये किसने कहा था 1857 की क्रांति को, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी लोग क्या कह रहे थे, ये क्रांति है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा सैनिक विद्रोह है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीयों ने पहली बार, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए मांग करी है। ये किसने कहा था, बीडी सावरकर जी ने कहा था। इनकी संस्था आपको ध्यान रखनी है, अभिनव भारत ध्यान रखनी है। सही है। इसके साथ साथ आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की आपको पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, ठीक है, इनका इनकी संस्था ध्यान रखनी है शांति निकेतन। तो जो शांति निकेतन है वो किसकी संस्था है, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर की संस्था है। मदन मोहन मालवीय की आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, इनकी संस्था जो है, या बोल सकते हो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आपको ध्यान रखना है किसके, गोपाल कृष्ण गोखले की। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सुनते रहिएगा, और जो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो उन्हें नोट करते रहिएगा। तो इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की, जिसमें कहा है मणिपुर की राजधानी क्या है। तो आपको राज्य और राजधानी प्लस देश और उनकी करेंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनसे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रेगुलर वे में अगर आप प्रैक्टिस सेट ले रहे हो तो उनमें एक्सप्लेनेशन में आप जब पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। तो बात करते हैं हम, मणिपुर की राजधानी जो है वो आपकी क्या है। मणिपुर की राजधानी आपकी आइजोल है, या फिर आपका गंगटोक है, इम्फाल है, या फिर आपका ईटानगर है। तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या करते हैं। तो जो लोग मणिपुर की जो राजधानी है उस वो आपका इम्फाल बता रहे हैं, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है, आपकी इम्फाल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वहीं आपको गंगटोक की राजधानी पता होना चाहिए, आइजोल की राजधानी पता होना चाहिए, और ईटानगर की राजधानी पता होनी चाहिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है जो आपसे पूछा गया। आपको लिखना है प्रश्न नंबर 2 और उसके आंसर। आंसर कैसे लिखने हैं आपको, कि आइजोल किसकी राजधानी है, फिर आपको लिखना है गंगटोक किसकी राजधानी है, और ईटानगर किसकी राजधानी है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में कहा है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसका, सॉरी, भूमध्य सागर का जो प्रवेश द्वार है वो आपका किस नाम से जाना जाता है। जो भूमध्य सागर है, अगर आपको उसमें प्रवेश करना है तो आपको किससे गुजरना पड़ेगा, म्यांमार से गुजरना पड़ेगा, न्यूजीलैंड से गुजरना पड़ेगा, जिब्राल्टर से गुजरना पड़ेगा, या फिर आपका मिस्र से गुजरना पड़ेगा। तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या करते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिएगा। तो जो लोग इसका आंसर जो है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार आपका ऑप्शन सी यानी जिब्राल्टर बता रहे हैं, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भूमध्य सागर का जो प्रवेश द्वार है वो उसको किसको कहा जाता है, आपका जिब्राल्टर को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो न्यूजीलैंड है इसकी राजधानी क्या है, और जो म्यांमार है, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, और आपको बताना है कि जो मिस्र है ये किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपके लिए होमवर्क है। ये सारे प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आपको वो नोट बना के लिख लेना है, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 की, जिसमें हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है। तो आपको प्राचीन नाम भी पता होने चाहिए। सही है? ऐसे प्रश्न जो हैं ये आपके, इनसे आपको आइडिया लगाना है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं लगाना, तो उससे आपको आइडिया भी लगाना होता है कि आपको प्रश्न जो है किस तरह के प्रिपेयर करने हैं और किस तरह के प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है
ये किस देश का प्राचीन नाम है, ये आपको बताना है। तो मेसोपोटामिया किस देश की प्राचीन नाम है? ईरान का है, श्रीलंका का है, इराक का है या फिर हॉलैंड का है? तो मेसोपोटामिया ये आपका अब किसका नाम हो गया है? आपका इराक का। ठीक है, तो मोसो जो इराक देश है इसको क्या कहा जाता है? ये किस सभ्यता के किनारे था? आपका मेसोपोटामिया के किनारे था। ये मेसोपोटामिया इराक देश में रखती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सही है। वहीं आपको ईरान की राजधानी पता होनी चाहिए, इसके साथ इसकी करेंसी पता होनी चाहिए। श्रीलंका का पुराना नाम पता होना चाहिए। श्रीलंका का पुराना नाम क्या होता है? आपका शिलोन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। शिलोन किसका नाम होता है? आपका श्रीलंका का पुराना नाम होता है। सही है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जिसमें कहा है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो आपने देखा भी होगा कि जो क्रिकेट टीम होती है, एक क्रिकेट टीम को कंगारू कहा जाता है। ठीक है, कंगारू क्रिकेट टीम कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कंगारू है। सही है। तो ये कौन सा देश होगा आपका? तो जहां तक आप लोग आंसर दे रहे हैं, इसका आंसर जो लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं यानी ऑस्ट्रेलिया, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? आपका कंगारू। ठीक है, इसके साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक का नाम क्या है। सही है, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। तो भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसका आपको नाम बताना है। इसी तरह हम प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर अगर 6 की बात करें, जिसमें कहा है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो नौसेना दिवस है ये कब मनाया जाता है। आपका नौसेना दिवस दिवस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 7 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को? तो 10 दिसंबर को सभी लोगों को पता होगा क्या होता है? विश्व आपका मानव अधिकार दिवस। तो मानव अधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं 23 दिसंबर को आपको पता है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, या फिर कहें तो किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपका 23 दिसंबर को। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ बात करें आपका 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? आपका प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपका नौसेना दिवस। तो नौसेना दिवस जो है वो आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको अन्य सेना दिवस भी पता होने चाहिए कि जो थल सेना दिवस है या आपका कभी कभी बोल देता है सेना दिवस है। तो थल सेना दिवस बोले या फिर आपका सेना दिवस बोले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये कब मनाते हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि वायु जो सेना दिवस है ये कब मनाते हैं। सही है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं और आपका वायु सेना दिवस कब मनाते हैं। तो थल सेना दिवस आपका जनरली 15 जनवरी को मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो आपका वायु सेना दिवस है ये आपका कितने अक्टूबर को मनाते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 6 उसका आंसर लिखना है आपको कि वायुसेना दिवस इस डे को बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बताने कि 21 अप्रैल को कौन सा डे बनाते हैं। तो प्रश्न नंबर अगर 7 की बात करें, जिसमें कहा है विश्व का एकमात्र प्लवी, प्लवी का मतलब तैरने वाला, राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि जो तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है या फिर आपका असम में है? ठीक है, तो देखिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा। विश्व का एकमात्र प्लवी यानी तैरने वाला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश या असम? तो जो लोग इसका आंसर आपका ठीक है मणिपुर बता रहे हैं यानी केवल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है ये क्या है? एक तैरता राष्ट्रीय पार्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पड़ता है? आपका मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी क्या होती है? इम्फाल। ये भी आपको बताना चाहिए। इसी तरह कर्नाटक की राजधानी क्या होती है? आपकी बंगलौर। तो कर्नाटका की जो राजधानी होती है उसे क्या बोलते हैं? बंगलौर बोलते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ असम की जो राजधानी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो इतने सारे प्रश्न पूछने का मतलब आपसे यही है कि आपको एक बार अपने आपको एनालिसिस करना है कि आपको कितना आता है और आपने अपने आप में कितना इंप्रूवमेंट करा है। ठीक है, और प्लस अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो उससे भी आपको यही चीजें पता चलती हैं कि आप ठीक है क्या सीख रहे हो, क्या नहीं सीखा है और आपको क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बार बार मॉक टेस्ट पर फोकस करा जाता है क्योंकि उससे आपने कितना पढ़ा है मैटर नहीं करता आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने से आपको एक दिशा पता चलती है, दिशा और दशा। ठीक है, कि आपको किस दिशा में जाना है और किस दशा से जाना है ये भी आपको पता चलता है तो सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। लखनऊ में स्थित है, मुंबई में स्थित है, पुणे में स्थित है या फिर कोलकाता में स्थित है? तो सेबी का जो मुख्यालय है वो आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो जो आपका मुंबई है इसमें आपका आरबीआई का मुख्यालय है, ये भी ध्यान रखना है।
एसबीआई का मुख्यालय है, ठीक है। तो एसबीआई और जो आपका आरबीआई है, इनका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? आपका मुंबई में पड़ता है। इसी के साथ साथ सेबी जो है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? आपका मुंबई में है। सेबी करता क्या है? आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, या फिर बोल सकते हो आपका जो शेयर होते हैं, इनको कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करता है, ऐसी सेबी क्या होता है? जो शेयर होते हैं, शेयर धारक जो होते हैं, या जो आपके शेयर वाली जो कंपनियां चल रही होती हैं, उन पर नियंत्रण रखती है सेबी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सेबी की स्थापना जनरली 1992 के आसपास हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, जिसमें कहा है जलियांवाला बाग कांड से कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध था? मतलब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उस वक्त कौन सा ब्रिगेडियर था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ उधम सिंह ने क्या करा था वहां पर आपका, ठीक है, बोल सकते हो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में जाकर उसकी हत्या भी कर दी। तो आपको पूछा है कि जलियांवाला बाग कांड के दौरान ब्रिगेडियर कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो था, या फिर जनरल डायर था, या कैनिंग था, या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का आपको बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। 1919 में क्या होता है? आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सही है। तो ये होता क्यों है कि रॉलेट एक्ट का ये लोग विरोध कर रहे होते हैं, ठीक है। तो विरोध कर रहे होते हैं, और एक मेले में कुछ लोग इसका सम्मेलन कर रहे होते हैं, और कुछ लोग मेले को सेलिब्रेट करने आते हैं, ठीक है। तो उस उपलक्ष्य में आपका बोल सकते हो कि जो ब्रिगेडियर होता है वो ऑर्डर दे देता है वहां गोली चलाने का, सही है। तो फिलहाल आप लोग इस प्रश्न का आंसर जो है जनरल डायर बता रहे हैं, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। जनरल डायर आपका उस वक्त क्या था? ब्रिगेडियर था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेन लिथगो क्या था? आपका 1942 में एक आंदोलन होता है जिसको क्या कहते हैं? आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये क्या था? भारत देश का वायसराय था, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर अगर 10 की बात करें, जिसमें कहा है महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान हिंदू धार्मिक सिद्धांत सुधारक और संस्थापक थे। तो आपको बताना है कि जो दयानंद सरस्वती हैं, ये आपके, ठीक है, एक महान हिंदू धार्मिक सिद्धांत सुधारक और आपके संस्थापक थे। तो वो किसके संस्थापक थे आपसे पूछा गया? आर्य समाज के थे, ब्रह्म समाज के थे, रामकृष्ण मिशन के थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर आपने 13 जो प्रैक्टिस सेट है अगर उसको देखा होगा, तो आप इसके सारे प्रश्न के आंसर दे सकते हो, ठीक है। कि कौन सी संस्था कब स्थापित की गई? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने किस संस्था की संस्थापना की थी या स्थापना की थी? आर्य समाज की। ये भी आपको ध्यान रखना। और कब की थी? 1875 में, ठीक है। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। भाई ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1828 में। किसके द्वारा की जाती है? आर 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 यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। वहीं रामकृष्ण मिशन की बात करें, तो इसकी स्थापना कब की जाती है? 1897 में। ये किसके द्वारा की जाती है? आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। इन्हीं के उपलक्ष्य में या इन्हीं की स्मृति में आपका 12 जनवरी को क्या बनाया जाता है? आपका आपका युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में या किसकी स्मृति में बनाया जाता है? आपका स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में बनाया जाता है। ये भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वहीं हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, जिसमें कहा है ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स होती हैं? तो जो ओलंपिक झंडा होता है उसमें कितनी रिंग्स होती हैं, ये आपको बताना है। कि जो आपका ओलंपिक्स झंडा है इसमें कितनी रिंग्स होती हैं? तो आपका, और वो जो रिंग्स होती हैं वो किसकी ओर संकेत करती हैं? तो वो किसकी ओर संकेत करती हैं? आपका 5 महासागर की ओर संकेत करती हैं। तो रिंग की संख्या क्या होगी? आपका 5 होगी। तो कितनी संख्या होती है? और महासागर भी कितने? 5। और वो जो रिंग है, हर रिंग किसी ना किसी महासागर को, ठीक है, महासागर की ओर संकेत करती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी यानी 5। तो ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग होती हैं? आपकी 5 रिंग होती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की, ठीक है। प्रश्न नंबर अगर 12 की बात करें, जिसमें कहा है 1025 ईसा में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो आपको बताना है कि 1025 में जो सोमनाथ मंदिर था, इसको किसने लूटा था, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ उत्तरी जो था वो किसका दरबारी था, ठीक है, या किसने आपको सोमनाथ मंदिर का जिक्र करा है, ये आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल इस प्रश्न का आंसर भी आपको बताना है कि 1025 ईसा में सोमनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था, वो किसने किया था या किसने लूटा था? मोहम्मद गौरी ने लूटा था, या गजनबी ने लूटा था, या नादिर शाह ने लूटा था, या चंगेज खान ने लूटा था? तो जो लोग 1025 जो है इसका आंसर ऑप्शन बी यानी महमूद गजनबी बता रहे हैं, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। इसने क्या करा? आपका सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, कई बार हमला किया, ठीक है। तो यह बोल सकते हो भारत में इसने कई बार हमला किया, जिसमें यह हमेशा क्या करता था? लूट पाट करता था। तो इसने आपका सोमनाथ जो मंदिर है उसको 1025 में, ठीक है,
के आसपास किसको लूटा था? आपका सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो आपको ये ध्यान रखना है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तरी किसका दरबारी है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और मोहम्मद गौरी भारत में कब आक्रमण करता है, इसका प्रथम आक्रमण भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ इसके साथ कुछ गुलाम आते हैं वो भारत में, ठीक है, किस सल्तनत की स्थापना करते हैं, ये भी सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। भाई हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, जिसमें कहा है निम्नलिखित में से, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है। तो गगन नारंग जी हैं, पीवी सिंधु हैं, या दीपिका कुमारी हैं, या फिर संदीप शेजवाल हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का आप लोग आंसर क्या करते हैं, कि आपको बताना है कि कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है। तो गगन नारंग है, या फिर पीवी सिंधु हैं, या दीपिका कुमारी हैं, या फिर संदीप शेजवाल हैं। तो जो लोग आपका ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, गगन नारंग आपका तैराकी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वही हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, जिसमें कहा है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो किसको कहा जाता है। इसका आपको आंसर बताना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो किसको कहा जाता है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, ठीक है। तो महाद्वीपों की संख्या भी आपको बतानी है कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं। आपके 7 महाद्वीप हैं, और 7 महाद्वीप आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल आपसे पूछा है कि दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपका न्यू न्यू ग्यूनिया है आपका, या फिर इंग्लैंड है, या ग्रीनलैंड है, या फिर जापान है। जो लोग ऑप्शन सी यानी ग्रीनलैंड की ओर जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 की अगर बात करें, जिसमें कहा है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में क्या हुआ कि आपका जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। तो ऐसे कितने बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, ये आपसे पूछा गया है 1969 में। तो 8 थे, या आपके 12 थी, या आपके 14 संख्या थी उनकी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग इसमें प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी यानी 14 दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। तो 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। यह भी आपको ध्यान रखना हो, कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। वही हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 जो कि आपका साइंस का प्रश्न है, और यहाँ से शायद आपके साइंस के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो जीके के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह आपके जीएस के भी 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपके जीएस में, जीएस और जीके में 30 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 15 क्वेश्चन आप जीएस के कर चुके, जीके कर चुके हो, अब जीएस के क्वेश्चन करोगे। जिसमें कहा है टाइफाइड जो बुखार होता है वो किसके द्वारा होता है। टाइफाइड जो बुखार बुखार होता है आपका, वो जीवाणु के द्वारा होता है, या फिर विषाणु के द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ, या फिर कवक के द्वारा होता है। जो टाइफाइड है ये किसके द्वारा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक जीवाणु होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला। तो साल्मोनेला जो नेला टाइफी, ये इसका पूरा नाम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साल्मोनेला जो होता है इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, आपका टाइफाइड होता है। टाइफाइड जो बुखार होता है वो साल्मोनेला जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एक तरह का जीवाणु होता है, ये ध्यान रखना। और जो पोलियो होती है ये किससे होता है, आपका वायरस से होता है। ये वायरस से होने वाला एक रोग है पोलियो, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटोजोआ है, इससे क्या होता है, आपका मलेरिया होता है, ठीक है। तो मलेरिया जो है आपका किससे होता है, आपका प्रोटोजोआ से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए भाई। कवक से होने वाले रोग भी आपको बताना चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं न्यूमोकोकस जो होता है ये किस किस बीमारी का जीवाणु होता है, ये आपको बताना है। तो किसका होता है, आपका न्यूमोनिया का होता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो बोला है पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, यानी कौन सा वर्णक है जो उन्हें हरा रंग प्रदान करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या देते हैं। तो जो पत्तियों में आपका हरा रंग है वो किस के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो क्लोरोफिल के कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है, या लाइकेन के कारण होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों का जो हरा रंग है जिसके कारण पत्तियों को क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने में सुविधा होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पत्तियां अपना भोजन किसके माध्यम से बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाती हैं, जिसमें प्रकाश और क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। इसके इसके साथ साथ जल भी होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो आपको लेकिन उसमें दो चीजें जो है आपका प्रकाश और क्लोरोफिल, इनका होना बहुत आवश्यक है। तो पत्तियों में जो हरा रंग है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, या किस वर्ण के कारण होता है, आपका क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पत्तियों को हरा रंग जो है वो कौन देता है, आपका क्लोरोफिल देता है। वही हम बात करें प्रश्न नंबर आपका 18 की। प्रश्न नंबर अगर 18 की बात करें, जिसमें कहा है
प्रश्न नंबर 18 में कहा है आपका वजन का मात्रक होता है। तो जो वजन होता है इसको किस में मापते हैं, ठीक है, इसका आपको मात्रक बताना है, यानी यूनिट ऑफ वेट बताना है आपको क्या होता है। तो न्यूटन होता है आपका, या पास्कल होता है, या फिर आपका हर्ट्ज होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वजन, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेट, तो वेट आपका एक तरह का क्या होता है, फोर्स ही होता है, ठीक है। तो इसको जनरली किससे लिखते हैं हम, कैपिटल डब्ल्यू से, और जिसके बराबर हम क्या बोलते हैं, एम ए। यहाँ पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसीलिए इसे एम जी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। एक तरह का क्या होता है आपका, ठीक है, गुरुत्वीय फोर्स होता है, यानी आपका, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्या होता है, एम जी, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आप इसका मात्रक निकाल सकते हो। तो जो आपका आपका जो मास है इसका मात्रक होता है किलोग्राम, और जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से इसका जो मात्रक है, अन्य मात्रक जो है आपका न्यूटन, या आप बोल सकते हो न्यूटन को अन्य किस टर्म में लिख सकते हो आप, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे आप न्यूटन भी कह सकते हो, ठीक है। तो बल का मात्रक पूछे आपसे या वेट का मात्रक पूछे यानी वजन का मात्रक पूछे, तो दोनों का मात्रक क्या होंगे, सेम होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूटन या फिर आपसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी दे सकता है। भाई हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आपका आवर्ती का मात्रक होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो आवर्ती का मात्रक क्या होता है आपका, हर्ट्ज होता है, सही है। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। भाई हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर अगर 19 की बात करें, जिसमें कहा है निम्न में से सबसे भारी धातु है। तो आपको बताना है सबसे भारी जो धातु है वो क्या है, ये आपको बताना है। लिथियम है, आपका ऑस्मियम है, या प्लेटिनम है, या फिर आपका हीरा है। तो इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो आपकी सबसे भारी धातु के अंतर्गत रखी जाती है। तो सबसे भारी धातु आपको बतानी है, इसके साथ सबसे हल्की धातु भी आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है आपकी, ऑस्मियम। ऑस्मियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 190 के आसपास होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसे क्या माना जाता है, सबसे भारी धातु माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सबसे भारी धातु होती है। और सबसे महंगी धातु बोल सकते हो, वो क्या होती है आपकी, प्लेटिनम होती है, जिसका संकेत क्या होता है, पीटी, सही, ये चीज ध्यान रखना। हीरा क्या होता है आपका, कार्बन का अपरूप होता है, ये भी आपको बताना चाहिए। और ये क्या होता है, कठोरतम पदार्थ होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है। लिथियम क्या होता है, एक धातु होती है जो इतनी मुलायम होती है कि इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20 में कहा है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। तो आपको बताना है कि जो अम्ल है ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तीखे होते हैं, या फिर इनमें कोई भी स्वाद नहीं आता। तो आपको प्रश्न के आंसर के हिसाब से इसका आंसर देना है कि जो अम्ल है स्वाद में कैसे होते हैं, नमकीन होते हैं, खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं आपके, ठीक है, नमकीन होते हैं, या फिर खट्टे होते हैं, या फिर मीठे होते हैं। तो जो लोग ऑप्शन बी यानी खट्टे की ओर जाएंगे वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है अम्ल क्या होता है आपका, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, अगर अम्ल जो होता है, अगर किसी चीज में अम्ल है तो इसके जलीय विलयन में एक क्या करता है, लिटमस को, ठीक है, नीले से लाल कर देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो अम्ल होता है आपका, ये लिटमस पेपर को क्या करता है, नीले से लाल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वहीं क्षार के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्षार जो होता है ये स्वाद में कैसे होते हैं आपके, तीखे होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, तीखे या कड़वे। तो तीखे या कड़वे कौन होते हैं आपके, आपके क्षार। और जबकि उदासीन जो होते हैं उनमें, ठीक है, वो आपके कैसे होते हैं, आपके नमकीन बोल सकते हो, ठीक है। और वही हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, जिसमें कहा है गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या होता है। अगर आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है तो उसके लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। तो वो सूत्र कौन सा है ये आपको बताना है। mgh है, mb स्क्वायर है, या फिर b इक्वल टू आई आर है, या e इक्वल टू एम सी स्क्वायर है। तो e इक्वल टू जो एम सी स्क्वायर है ये क्या होता है आपका, ऊर्जा संरक्षण का सूत्र होता है, ठीक है। या बोल सकते हो ऊर्जा का आपका बोल सकते हो फॉर्मूला होता है। और ये किसके द्वारा दिया गया, आपका आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आइंस्टीन ने कौन सा सूत्र दिया आपका, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और वहीं B इक्वल टू आई आर जो होता है ये किसका मात्रक होता है आपका, या किसका फॉर्मूला होता है, विभव का या विभवांतर का, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और P जो होता है ये किसका होता है आपका, ठीक है, एम बी स्क्वायर। जबकि आपका P इक्वल टू क्या होता है, एम बी, ये किसका होता है, संवेग का, ठीक है, मोमेंटम का। वहीं हम बात करें एम जी एच क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। एम जी एच क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। वहीं आपके प्रश्न में आंसर पूछा है कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो प्रश्न में जो है आपका यहाँ पर जो है इसकी जगह क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर क्या होगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका हाफ
mv², किसका मात्रक होता है आपका गतिज ऊर्जा का, जिसको किससे डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, ये भी ध्यान रखना है। वहीं हम बात करते हैं पेज नंबर 22 की, जिसमें कहा है पसीने का मुख्य उपयोग है। तो पसीना जो है आपके शरीर में किस तरह से लाभकारी होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, या फिर शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, या फिर शरीर के विष पदार्थ निकालने में, या त्वचा के छिद्र से गंदगी निकालने में। तो पसीने का जो मुख्य उपयोग है या जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, शरीर में क्या करता है, ताप नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है कि शरीर पे जब पसीना आता है और वो जब बाष्पित होता है तो क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, हल्के हल्के कम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह का पसीना जो है आपका ताप नियंत्रण का काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसका बाष्प होना ही क्या होता है, शरीर का जो ताप होता है वो नियंत्रित रखता है, ठीक है। वहीं हम बात करते हैं पेज नंबर 23 की, जिसमें कहा है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जो झूठ का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, उस टेस्ट को ही आपका, ठीक है, झूठ का पता लगाने का यंत्र भी कहा जाता है। तो पॉलीग्राफ होता है, या पायरोमीटर होता है, या आपका गायरोस्कोप होता है, या फिर एनीमोमीटर होता है। तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या बताते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको बताना चाहिए कि जो एनीमोमीटर है ये क्या मापता है, आपका पवन का वेग मापता है। तो पवन का वेग किसके द्वारा मापा जाता है, आपका एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भाई इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए यानी पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या है, आपका झूठ का पता लगाने के लिए, ठीक है, एक यंत्र उपयोग किया जाता है या एक टेस्ट उपयोग किया जाता है जिसको हम पॉलीग्राफ कहते हैं, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। भाई हम बात करें प्रश्न नंबर 24 की, जिसमें कहा है शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है। तो जो शरीर का जो अंग है, अगर पोलियो हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका यकृत प्रभावित होता है उससे, पोलियो से, या फिर आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, या आंत्र, या फिर फेफड़ा। तो शरीर का कौन सा अंग है जो पोलियो से प्रभावित होता है। तो शरीर का जो कौन सा अंग है वो कौन सा आपका अंग नहीं, आपका कौन सा तंत्र है, ठीक है। या तो वो कौन सा है आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र क्या करता है आपका, ठीक है। पोलियो जो है वो एक वायरस से होता है, लेकिन वो किसको प्रभावित कर देता है, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। वहीं प्रश्न नंबर 25 की अगर बात करें, जिसमें कहा है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है। आपको बताना है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका सूत्र क्या है, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या करते हैं, पोटेशियम जो नाइट्रेट है इसका सूत्र क्या है। तो आपको बताना है पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, या फिर HNO3 है, या KNO3 है, या फिर H2SO4 है। तो H2SO4 किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। ये भी आपको बताना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड किसे कहा जाता है आपका, ठीक है। ये बैटरियों में डाला जाता है H2SO4 की। NO3 क्या होता है आपका, सोरे का फॉर्मूला होता है, इसको हिंदी में सोरा कहा जाता है, ठीक है। और वहीं रासायनिक नाम क्या होता है इसका, पोटेशियम नाइट्रेट होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा आपका, KNO3, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसको सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई HNO3 क्या होता है आपका, हाइड्रोजन मतलब आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है, सही है। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये क्या होता है आपका, बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। भाई हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, जिसमें कहा है ओ यानी ऑरेंज कौन सा रंग होता है। तो ऑरेंज जो है वो कौन सा रंग होता है उसका आपको हिंदी में नाम बताना है, ऑरेंज को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग इसका नाम आंसर क्या देते हैं। इसका आंसर सभी को पता होगा, ऑरेंज हिंदी में क्या कहलाता है आपका, नारंगी कहलाता है, या फिर पीला कहलाता है, या नीला कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पीले को सब लोग जानते हैं क्या कहते हैं, येलो कहते हैं। और वहीं नीले को क्या कहते हैं, सब लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ब्लू कहते हैं। तो नारंगी किसको कहते हैं आपका, ऑरेंज को, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी नारंगी, ठीक है। इसी तरह हम प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, जिसमें कहा गया है आपका प्रश्न नंबर 27 में कौन सा दर्पण ऋणात्मक है। तो आपको बताना है कि दर्पण आपका अवतल होता है, उत्तल होता है, तो और एक समतल होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा दर्पण है इसमें जो आपका, जिसका फोकस दूरी है ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो समतल की होती है, उत्तल की होती है, गोली दर्पण की होती है, या फिर आपका अवतल दर्पण की होती है। तो जो लोग ऑप्शन डी यानी अवतल दर्पण की ओर जाएंगे वो लोग बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जो अवतल दर्पण है इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। और इसका उपयोग कौन करता है आपका, इसका उपयोग आपको ध्यान रखना डॉक्टर लोग करते हैं। इसके साथ साथ जो नाई होता है, ठीक है, सेविंग कर रहे होते हैं जो लोग, वो भी किसका उपयोग करते हैं आपका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण क्या करता है आपका, वस्तुओं को छोटा करके दिखाता है। वही हम बात करें प्रश्न नंबर 28 की, जिसमें कहा है आपका
इनमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह बोले, भोर का तारा बोले, या सांझ का तारा बोले, या पृथ्वी की बहन बोले, ठीक है, तो वो सभी एक ही बात हैं। तो आपको बताना है कि सबसे चमकीला तारा किसको कहा जाता है। मंगल को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्र। ये भी आपको ध्यान रखना। तो आपको ग्रहों के हिंदी और इंग्लिश दोनों के नाम भी पता होने चाहिए। अर्थ को क्या कहते हैं, पृथ्वी। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग इसका आंसर क्या करते हैं। और वहीं ईस्टर्न क्या होता है आपका, अरुण और वरुण। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह यानी शुक्र होता है। ठीक है, जिसको हम वीनस भी कहा जाता कहते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 29 की अगर बात करें, जिसमें कहा है अल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित है। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन है वो किससे संबंधित है आपका, भौतिक विज्ञान से संबंधित है, या फिर जीव विज्ञान से संबंधित है, या फिर आपका वनस्पति विज्ञान से संबंधित है, या चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो आपके किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, सापेक्षिकता का सिद्धांत। तो जो सापेक्षिकता का सिद्धांत है वो किसने दिया था आपका, या किसने प्रतिपादित किया था, या आपका अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इसके साथ साथ इन्होंने बताया थी अगर आप किसी चीज को जलाते हो या किसी चीज को नष्ट करते हो तो वो क्या करता है, बस अपना रूप परिवर्तित करता है। ठीक है, कभी नष्ट नहीं होता। उसके लिए इन्होंने एक सूत्र दिया था जिसको हम E=mc² भी कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो आप बोल सकते हो आइंस्टीन किससे संबंधित है, आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा। और आपको ये सेशन जो है कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, इसके साथ साथ प्रश्न नंबर 30 का भी आंसर देना है। तो कह रहा है कि आपका पेट में किस अम्ल की एसिडिटी होती है। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि पेट में कौन सा अम्ल होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, उस वजह से आपका क्या होता है, पेट में एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। और उसके निवारण के लिए आप क्या करते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल आपने देखा बैटरी में पाया जाता है। ठीक है, बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। एक्वारेजिया क्या होता है आपका, एक्वारेजिया क्या होता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है आपका, मरकरी से बनाया जाता है। ठीक है, वही नाइट्रिक अम्ल अभी थोड़ी देर पहले देखा था आपने, नाइट्रिक अम्ल क्या होता है आपका, KNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इसे सोरा भी कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम क्या लिखते हैं, HCl से लिखते हैं। ये क्या होता है, मनुष्य के पेट में पाया जाता है। यानी जो पाचन क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, HCl के द्वारा होती है। तो अगर HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, या बोल सकते हो पाचन के दौरान इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो पेट में क्या होती है, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। जिसके लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, क्षार का उपयोग कर सकते हैं। और एक क्षार है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका भी आपको पता होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ सकता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Mg और फिर OH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है आपका, एक क्षार होता है जो आप किस में ले सकते हो, एसिडिटी के तो आपके केस में ले सकते हो। ठीक है, या इनो जो होता है उसमें क्या होता है आपका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आज का सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।